हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। हमने देखा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फोर्स देता है। हमने देखा मोमेंटम 1D और 2D में कैसे लगाते हैं, 2 डायमेंशनल केस में भी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। हमने फिर ये भी देखा कि मास वेरिएबल सिस्टम, मतलब जहाँ मास चेंज होता है, रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जाम्पल देखा था, ये सारा चीज़ देखा। तो आज उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम थोड़ा और पढ़ेंगे कोलिजन और इम्पल्स के बारे में। भाई कोलिजन क्या होता है और इम्पल्स क्या होता है देखेंगे। कोलिजन क्या होता है, इम्पल्स बाद में पढ़ते हैं, पहले कोलिजन से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल अब डे टू डे लैंग्वेज में या लेमन टर्म में कोलिजन से क्या मतलब, कोलिजन मतलब होता है टकराना। कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन, राइट। कोलिजन से क्या मतलब है आपको मालूम है। तो मूविंग ऑन, देखते कि भाई कोलिजन होता क्या है। हम ऑलरेडी कोलिजन सॉल्व कर चुके हैं, हम ऑलरेडी कोलिजन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल देखा था, लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल देखा था कि ये फिगर से आपको याद आ जा रहा होगा। हमने क्या देखा था, दो बॉडीज़ हैं टकराती हैं। हमने देखा था इसमें कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये क्या था, कोलिजन ही तो हो रहा था, दो बॉडी टकरा रही थी, दोनों बॉडी का कोलिजन हो रहा था, वही तो हमने देखा था, राइट। तो ये एग्जाम्पल है कोलिजन का। ना कोलिजन दो तीन टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और एक पार्शियल। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके, तीनों कोलिजन्स को देखते हैं, तीनों कोलिजन की प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। पहले इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थ्रू आउट रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो इलास्टिक एनर्जी फिर से फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। और इसके बीच में जो लॉस होता है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। थोड़े और डिटेल में देखते हैं। जब दो, मान लीजिए दो बॉल्स हैं, ठीक है। अब आपको ये दो बॉल दिख रही होंगी क्लियरली। ये दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, दोनों बॉल का कोलिजन होगा। तो क्या होगा, अगर गिवन है कि इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। लेकिन इसका प्रोसेस देख लेते हैं। पहले क्या होगा, पहले ये दो बॉल हैं, ठीक है, दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी है। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ऐसे कोलाइड करती हैं। तो जब दोनों कोलाइड करेंगी ना तो क्या होगा, दोनों के कोलिजन के टाइम पे क्या होगा कि ये जो बॉडी हैं ये एकदम सर्कुलर नहीं रहेंगी। कोलिजन के पॉइंट पे ये ऐसी कुछ बेंड हो जाएंगी। यहाँ पर देखो आप, हल्का सा बेंड है, क्या होगा, ये दब जाएंगी। दबेंगी तो मतलब उसमें कुछ, भाई कोई भी चीज़ कंप्रेस होती है, एलोंगेट होती है, तो क्या होता है, इलास्टिक एनर्जी डेवलप होती है। जब ये कंप्रेस होंगी थोड़ी सी भी तो इसमें कुछ इलास्टिक एनर्जी आएगी। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये दोनों जो बॉल्स हैं ये फिर अपने अपने रास्ते चलने लगेंगी। टकराने के बाद कोई एक इधर चले जाएगी, एक इधर चले जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो इलास्टिक एनर्जी वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस के बीच में जो लॉस है वो जीरो रहेगा। इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन इट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। नो ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ बॉल टू रीगेन द, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बॉल है वो अपना शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेती है, राइट। इसलिए जो लॉस है वो ज़ीरो रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, क्योंकि नेट फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहा है। इस पूरी प्रोसेस में कहीं एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है नहीं, तो मोमेंटम में कंजर्व रहेगा। मतलब इलास्टिक एनर्जी के केस में दो चीज़ें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मूविंग ऑन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखो कोई भी बॉडी का कोलिजन हो रहा है, दो बॉडीज़ का, यहाँ पर भी दो बॉडीज़ का कोलिजन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स है क्या, नहीं, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा कोलिजन के केस में, ठीक है। तो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियल वाला कोलिजन हो, तीनों केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक है, सिस्टम पे। ये हम देख चुके हैं। अब इस केस में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है ना, कि जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। इट हैज़ नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप। जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन के केस में देखा था, जब दो बॉल टकराती हैं वो कंप्रेस होती हैं और फाइनली जब अलग होती हैं तो अपना शेप कम्प्लीटली रीगेन कर लेती हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में उल्टे ही है भैया, वो तो एकदम ही, मतलब इट हैज़ नो टेंडेंसी, मतलब अगर शेप चेंज हो गया तो वो चेंज ही रहता है, उसको वापस रीगेन करने की कोशिश भी नहीं करती हैं। तो जब ये कोशिश भी नहीं करेंगी तो क्या होंगी,
जैसे ही ये इन्होंने मान लो ऐसी बॉल थी, ठीक है, टकराई, तो दोनों का कुछ शेप चेंज होगा, ठीक है, इधर कुछ कंप्रेस होगा, तो ये फिर कोशिश ही नहीं करेंगे उसको रीगेन करने की, तो ये चिपकी हैं तो चिपकी रह जाएंगी, ठीक है। दे रिमेन अटैच्ड इवन आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। कुछ लॉस हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो बाद में जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इनलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों एक दूसरे से कोलिजन के बाद चिपकी रहती हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं, अटैच हो जाती हैं एक दूसरे से दोनों बॉडीज इनलास्टिक कोलिजन के केस में ना। पार्शियल कोलिजन, हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक का पढ़ लिया है। परफेक्ट इलास्टिक में वो कम्प्लीटली शेप रीगेन कर लेती हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक में शेप एकदम 0% रीगेन करती है, मतलब करती नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत रीगेन करती हैं। तो क्या होता है, जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इनइलास्टिक में होता है। लेकिन हाँ, इलास्टिक कोलिजन से कुछ लॉस तो होता ही है, इलास्टिक कोलिजन से तो ज़्यादा ही होता है और इनइलास्टिक कोलिजन से कम होता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एज लार्ज एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और मोमेंटम कंजर्व इसमें भी रहता है, मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व रहता है, हम देख चुके हैं। दिस इज पार्शियल कोलिजन। अब देखो स्पेशल केसेस होते हैं। मैं कभी आपको अभी तक जितने भी वीडियोस देखूंगा आपने देखा होगा, मैंने कभी भी स्पेशल केसेस को आपको अलग से नहीं बताया है। हर चीज़ की मैंने आपको प्रोसेस बता दी, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है जब ईजी हैं। तो स्पेशल केसेस क्या होते हैं, यू डू नॉट नीड टू मग अप स्पेशल केसेस। आपको स्पेशल केसेस रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे केसेस दिए रहते हैं कि क्या होता है अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट का जब मास सेम होता है ना, तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। इलास्टिक कोलिजन का केस है तो मतलब अगर एक की वेलोसिटी v1 है, एक की 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 5 मीटर पर सेकंड है, कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन के बाद क्या होता है, जिसकी 10 होती है उसकी 5 हो जाती है, जिसकी 5 होती है उसकी 10 हो जाती है, अगर मास सेम है तो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है तो क्या होता है भाई, आप दूसरे ऑब्जेक्ट का मास एकदम नेग्लिजिबल मान लो, 0 मान लो, फिर सॉल्व लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के केस में अगर मास सेम हो तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम हो तो क्या होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप है ना जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो लगाओ। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना और इलास्टिक एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगा देना है। तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं कोलिजन के केस में। देखो कोलिजन इज़ वेरी इजी, बस दो ही चीज़ें लगानी याद रखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन और इलास्टिक के केस में काइनेटिक इनिशियल और फाइनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यू डू नॉट हैव टू मग अप, जस्ट कॉन्सेप्ट लगाओ और प्रैक्टिस करो एंड यू विल डू जस्ट फाइन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, कोलिजन इन 1D और 2D। हमने 1D कोलिजन की बात करी। देखो आप 2D कोलिजन भी पढ़ चुके हो, आपको याद अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जाके देख लो। ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिगर इसलिए आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दिया और नीचे क्वेश्चन लग दिए जिससे आपको चीज़ें याद आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा था ये एक क्वेश्चन आ जाती है, फिर इस केस में भी हमने देखा था, इसको मूव कर देता हूँ पैलेट को, इस केस में भी हमने देखा था ये दोनों इक्वेशन आती है m1v1x प्लस m2v2x इज इक्वल्स टू m1v1x डैश प्लस m2v2x डैश, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सेस में भी आप मोमेंटम कंजर्व कर लो। अब अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल फाइनल एनर्जी और काइनेटिक फाइनल एनर्जी बराबर होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर, इलास्टिक कोलिजन के केस में। और यहाँ पर v1 v2 इन सब पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आएगा, एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है ये यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, आपको मालूम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी कोई भाई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, कि आप v1x हाफ m1v1x1 स्क्वायर लगा v अलॉन्ग x डायरेक्शन। इसमें जो वेलोसिटीज़ रहेंगी भैया वो v1 कंप्लीट वेलोसिटी रहेगी, v2 कंप्लीट वेलोसिटी रहेगी। जो v1 डैश रहेगा ऐसा नहीं आप v1 x डैश लगा का होल स्क्वायर करो, नहीं, वो कंप्लीट v1 का स्क्वायर रहेगा, कंप्लीट v2 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट का स्क्वायर रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते टाइम ये आप कंपोनेंट नहीं लेना वेलोसिटी की, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते समय आप कंप्लीट रिजल्टेंट वेलोसिटी लोगे v1 डैश और v2 डैश, v1x, ठीक है, v1x डैश v2x डैश नहीं लोगे, कंप्लीट वेलोसिटी लोगे, बस इतना से याद रखना है आपको, राइट। तो दिस इज कोलिजन है। अब एक और चीज़ होता है, एक और टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया कि भाई कोलिजन के बाद ये कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया कोलिजन के पहले ये कितनी वेलोसिटी से अप्रोच हो रही है ये बॉल इसको, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? v1 डैश माइनस u1 डैश। अगर पहले दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v डैश है और पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद u डैश है, डैश मतलब कोलिजन के बाद, तो v डैश माइनस u डैश हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। इसी वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रही हैं। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई? u माइनस v। किस वेलोसिटी से अप्रोच हो रही थी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u थी मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी v थी, तो u माइनस v से अप्रोच हो रहा था, u माइनस v से डिस्टेंस कम हो रहा था, ठीक है। तो सेपरेशन वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से अलग अलग हो रहे हैं, किस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद सेपरेट हो रहे हैं। अप्रोच वेलोसिटी का मतलब किस वेलोसिटी से दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, किस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन और अप्रोच वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ई क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो, अब 3 केसेस होते हैं, इलास्टिक कोलिजन का केस, परफेक्टली इन इलास्टिक का केस और पार्शियल का केस। जब आप तीनों केसेस लगाओगे इन पे, कैसे लगाओगे इन पे भाई? आप जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे और एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है वो लगाओगे। मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पूरी प्रोसेस में कंजर्व नहीं रहती। मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मतलब फाइनल और इनिशियल सेम है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाओगे इलास्टिक में, और फिर आप क्यू डैश वी डैश निकाल लोगे, और यू वी तो आपको अगर गिवन है तो, और फिर आप जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे E इज इक्वल्स टू 1 आता है कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रहती है। कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें बॉडी एक दूसरे से चिपक के रह जाती है, एक दूसरे से अटैच हो जाती है, उसके लिए E इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो होती नहीं है, बाद में सेपरेट ही नहीं होती, वो तो एक दूसरे से अटैच ही हो जाती हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, तो E 0 आ जाता है। और E 0 से 1 के बीच में रहता है पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए, पार्शियल कोलिजन के लिए 0 से 1 के बीच में रहता है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये याद रख लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटीज़ और इनिशियल वेलोसिटीज़ के बीच का एक और आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आते हैं, ये आप जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, वेलोसिटी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम है किस के इलास्टिक केस में। जब आप वो लगाओगे तो आपको ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड इनफैक्ट, कि ये तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। स्टार पॉइंट्स हैं ना। एक और टॉपिक हमने पढ़ा था, जो हेडिंग थी हमारी वो थी कोलिजन और इम्पल्स। कोलिजन आप पढ़ चुके हैं पूरा, इम्पल्स एक छोटा सा टॉपिक है। देखो आप जहाँ पर भी बैठे हो, अगर आपने बचपन में कभी बॉल से खेला हो, वही चीज़ें वापस से इमेजिन करो। बॉल लो, दीवार पे मारो, क्या होगा? जैसे ही बॉल दीवार से टकराती है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। वो वापस आएगी तो क्या होगा? अब आप इसमें एक प्रोसेस देखो, अब आप देख सकते हो, अब आप चीज़ें पढ़ चुके हो, इमेजिन कर सकते हो। बॉल और दीवार के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो कितना है? बहुत कम है, ठीक है। टकराती है फट से वापस आ जाती है, बहुत कम है, राइट। अब जब आपकी बॉल इस दीवार से टकरा रही है तो क्या होता है? बॉल कुछ वेलोसिटी v से जाती है, कुछ वेलोसिटी मान लीजिए v डैश से वापस आती है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बहुत कम टाइम में, राइट, सही बात है। वेलोसिटी चेंज हो रही है बहुत कम टाइम में, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब ठीक है। जब कोलाइड होती है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो भी बहुत कम टाइम में, ठीक है। उस बहुत कम टाइम को मैं dt बोल देता हूँ। इसका मतलब है जो फोर्स अप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने कम टाइम में एकदम वेलोसिटी उल्टी हो जा रही है, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। एकदम फट से अप्लाई हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, बहुत कम टाइम में, इस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इस बहुत कम टाइम में लगने वाले फोर्स के कारण, वो होता है इम्पल्स, ठीक है। उस चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स। मोमेंटम F क्या होता है? dp/dt, हमने पढ़ा है, F होता है dp/dt, ठीक है। तो अगर मैं t को इधर ले आऊँ, दूसरी साइड ले आऊँ, तो एफ डी टी इज इक्वल्स टू डी पी हो जाएगा, एफ डी टी इज इक्वल्स टू डी पी हो जाएगा। ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यही होता है इम्पल्स। और इम्पल्स का क्वेश्चन
एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप मतलब यही कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। आपको इम्पल्सिव फोर्स भी निकाल लोगे आप, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय दिस इम्पल्सिव फोर्स इज इम्पल्स। तो राइट, हमने भाई देख लिया इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स के एक दो एग्जांपल्स हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएंगे, HC वर्मा कोर्स में, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोलिजन और 3 टाइप के कोलिजन होते हैं मोमेंटम में, मैंने जितने एग्जांपल्स हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट से कवर कर लिए हैं, ठीक है। माना हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, हम जल्दी, हम ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है, कंप्लीट ये नहीं देख रहे हैं, बस एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो मैंने एप्लीकेशन सारी कवर कर ली हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप गलती कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपने सॉल्व करा तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन सारे, और अगर गलत भी होता है तो आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सॉल्यूशन देख के भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो राइट, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मैं बोल रहा हूँ गलती नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। कितनी रिवाइज कर लो, कितनी पढ़ लो, कितनी कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं कितनी बता दूँ कैसे अप्लाई करना है उनसे, तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वोंट गेट द थिंग, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।